यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये है यूजीसी जो नेट है उसका पेपर जो फर्स्ट होता है उसकी जो यूनिट 9 है जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उसमें जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये टॉपिक इसमें जैसे ये हमारी यूनिट नंबर 9 है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं तो हम एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है हमारा डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद आता है हमारा एमडीजी एंड एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये हमसे इससे अगले वाले में करेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो डेवलपमेंट है, जो इन्वायरमेंट है और जो पीपल है वो सारे इंटरलिंक हैं। सबसे बड़ा जो आपकी यूनिट है वो इन्वायरमेंट है, उसमें आपका डेवलपमेंट और उसमें आपके पीपल इंक्लूड है, ठीक है जी। अब एक एक करके चीज़ें हम समझते हैं, इसको यूनिट को हम थोड़ा सा डेप्थ में करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर आप इन्वायरमेंट के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपके पास आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये क्या है? बायोलॉजी की ब्रांच है। दैट डील विद स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, क्या? इंटरेक्शन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब आपने ये वाली डेफिनेशन देखी। इन्वायरमेंट, जो इकोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का एक पार्ट है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो हम देखेंगे, इन्वायरमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे। सारी चीज़ एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है द वर्ड इकोलॉजी। ये जो वर्ड है इकोलॉजी, ये कहाँ से आया है? इकोलॉजी वर्ड आया है आपका ग्रीक लैंग्वेज से। मतलब एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल, और उसने 1869 में ये वर्ड को बताया कि भाई इकोलॉजी है जो ब्रांच है बायोलॉजी का एक पार्ट है। उसने इकोलॉजी जो आपका वर्ड है, ये जो आपका इकोलॉजी जो वर्ड है एक बायोलॉजिस्ट ने दिया। बायोलॉजी की ब्रांच है तो ऑब्वियसली बायोलॉजिस्ट देगा। अर्नेस्ट हैकेल कहाँ का था वो? जर्मनी का था। अब इसने बताया, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट था, इसने बताया जो आपका इकोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड हैं वो? आइकोज जिसको इकोज बोलते हैं आप, इकोज जिसको आप इको भी बोलेंगे, हम इसको इंग्लिश में इको बोलेंगे, जिसका मीनिंग है आपका होम। ये है आपका इकोज, इको होम, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है लोगोस, जिसका मतलब है, आप लॉजी भी लेते हो इंग्लिश में, और जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो अब आपके पास यहाँ पे दो बात आ गई। पहला तो जो आपकी इकोलॉजी है वो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने दी थी। दूसरा ये है, ये जो इकोलॉजी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं। तो अब हम थोड़ा सा ये हमने बेसिक देख लिया, उसके बाद आगे थोड़ा थोड़ा हम और देखते हैं। अब हम बात करें तो हमने देखा इकोलॉजी, हमने देखा तो इकोलॉजी आया आपका बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में इकोलॉजी में डिफरेंस क्या है? हमें ये पता चल गया कि इकोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है। जो इकोलॉजी है वो बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है जी। तो हमें ये पता होना चाहिए बायोलॉजी में क्या आता है। बायोलॉजी की आपकी स्टडी शुरू होती है जीन से। जीन में क्या होता है? जीन में वो सारी फीचर्स इंक्लूड होती हैं जो किसी भी एनिमल या लिविंग बीइंग की सारी फीचर रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे इसमें डीएनए, आरएनए आता है। ये ज़्यादा डिटेल में देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए बस। डीएनए, अब किसी आदमी को, किसी ने कोई क्राइम किया है
तो हम उसको पता कैसे लगाते हैं, तो उसका डीएनए में उसके कुछ भी बॉडी का पार्ट होता है उससे हम उसकी सारी बॉडी रिप्रेजेंट होती है। तो एक डीएनए क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है जिसमें उस ह्यूमन बीइंग की, उस एनिमल की, वो जिंदा है या मरा हुआ, उसकी सारी फीचर्स उसमें होंगी, तो वो है जीन। फिर जीन से मिलके बनेगा आपका सेल, जीन से मिलके बनेगा सेल, सेल से मिलके बनेगी टिश्यू। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी, उसमें अलग अलग तरह की सेल होती हैं, और एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, एक इंसान की बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। फिर सेल से मिलके बनेंगे आपके टिश्यू। जब सेल से आपके टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनेंगे, जैसे हाथ पैर, ये और इस तरह से आपके जो अलग अलग बॉडी के पार्ट हैं, ऑर्गन है, वो बनेंगे। उन ऑर्गन को मिला के आपका इंडिविजुअल बनेगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। एक जैसे हाथी हो गया, इंसान हो गया, शेर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। सबसे पहले जीन बनेगा, जीन से सेल बनेंगे, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेंगे, उससे ऑर्गेनिज्म। फिर आता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन एक तरह के जो जीव होते हैं उनकी जो नंबर ऑफ कितने हैं वो उस एरिया में, वो है उनकी पॉपुलेशन। जैसे अगर हम हमारे जो सेंसस होता है जो हर 10 साल के बाद होता है इंडिया में, तो उसमें जो पॉपुलेशन हम मेजर करते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग की मेजर करते हैं। अगर हम पॉपुलेशन में अगर टाइगर्स की पॉपुलेशन मेजर करते हैं तो टाइगर की पॉपुलेशन अलग है, ह्यूमन की पॉपुलेशन अलग है। अब दोनों की पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन क्या है? जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, वो उनकी पॉपुलेशन है। फिर बनती है एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी। बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी होती है उसमें क्या होता है? उसमें आपके प्लांट भी आएंगे। ये जो बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी है इसमें आपके प्लांट भी आएंगे, बैक्टीरिया भी होगा इसमें, फंगी भी होगा इसमें, एनिमल भी होगा इसमें। ये सारी चीज़ मिलके जिसमें बायोलॉजी, जिसमें आपके प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगी होंगी, वो आपकी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है। फिर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक छोटी यूनिट है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया की एक छोटी यूनिट है जो रिप्रेजेंट करती है आपके बायोलॉजिकल कम्युनिटी और एनर्जी एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करती है उनके बीच में। जो अब एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है? जैसे कोई एनिमल मर गया तो फिर उसमें कोई दबा दिया, जला दिया, या फिर उसको जंगल में ऐसे ही रह गया, या एक्वा था वो, तो पानी में उसको किस तरह से, मान लो कोई व्हेल है वो डेड हो गई तो उससे क्या होगा, या छोटी मछली कोई पानी में डेड होगी तो उससे क्या होगा। तो वो जो सारा जो साइकिल है, या उसमें नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल है, ये पर्टिकुलर एक एरिया में वो आएगा आपका इकोसिस्टम में। उसके बाद आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो रिप्रेजेंट करता है आपका उस एरिया को। अब लैंडस्केप में और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? लैंडस्केप आपका जो वहाँ पे जो फंगस और ये काई वगैरह होती है उनको रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है आपका बायोम लैंडस्फीयर और बायोस्फीयर के बीच की एक यूनिट है, उसे आप बायोम बोलेंगे। बायोम में क्या रहता है? बायोम जैसे अगर हम बात करें तो बायोम में आपका जैसे टेम्परेट रीजन, टेरेस्टेरियल, और उसके बाद हम जो इसके बाद जो एक्वा, जो आपके मान लो 20 डिग्री तक आपके कितना है, 40 डिग्री तक सब टेम्परेट और ट्रॉपिकल, ये जो इस तरह के जो रीजन होते हैं वो आपके बायोम में आएंगे। ठीक है जी। बायोम में आपके जैसे टेम्परेट और सवाना लैंडस्केप, हाँ, जैसे ग्रास लैंड, और इस तरह की जो यूनिट है वो आपकी बायो में कवर होंगी। और उसके बाद आपका जो आता है लास्ट में बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर में क्या होता है? जो आपका बायोस्फीयर जो रहता है वो 3 चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं मेनली। एक तो वाटर, दूसरा एक टेरेस्टेरियल, फिर जो बाहर जो रहता है अर्थ के वो इन्वायरमेंट। एक तो बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर में क्या क्या आएगा आपका? इन्वायरमेंट से जितने भी रिलेटेड जो स्फीयर हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अब हमने ये 3 चीज़ें देख ली, ये बायोलॉजी में आते हैं।
अब बायोलॉजी, इकोलॉजी में क्या आता है, जो यहाँ से लेके ऑर्गेनिज्म से लेके और जो बायोलॉजी तक, बायोस्फीयर तक जो कैलकुलेशन है वो आपकी आएगी इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी और बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है? इकोलॉजी और बायोलॉजी में डिफरेंस ये है कि जो इकोलॉजी है उसमें आप जीन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन इनकी स्टडी नहीं करोगे, आप इसमें सिर्फ इन्वायरमेंट की स्टडी करोगे, या फिर स्टडी करोगे जो एक बायोस्फीयर रिजर्व की एक ऑर्गेनिज्म, जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअल है, उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे, या इन्वायरमेंट का उस पर किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट है, ये इसमें स्टडी किया जाता है। ये आपने थोड़ा सा देख लिया, इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में इसको और चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक। इसमें क्या है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। जैसे लिविंग की कुछ डेफिनेशन होती हैं कि वो सांस ले सकता है, ये इस तरह की कुछ मोस्टली ये माना जाता है कि जो सांस ले सकता है तो वो लिविंग है। घूमना फिरना, चलना फिरना पहले माना जाता था चलना फिरना, लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया कि जो ट्री वगैरह हैं वो नहीं मूव कर पाते, तो ये वाली टर्म्स बाद में हटा दी गई थी। तो इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल बायोटिक, लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर दैट सराउंड एंड पोटेंशियल इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, या फिर पेड़ या जो भी हो, उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पे उसका क्या इन्फ्लुएंस है, वो सारा आपका इन्वायरमेंट है। क्या है, दोबारा देख लेते हैं हम। इन्वायरमेंट इज द सम ऑफ ऑल, जितने भी लिविंग है, जितने नॉन लिविंग है, सबका जो हमारे सराउंड है उनका, और उनका जो पोटेंशियल जो इन्फ्लुएंस है एक ऑर्गेनिज्म पे, वो सारा इन्वायरमेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि इन्वायरमेंट में जो आपको पूरी अर्थ दिखाई दे रही है वो आपका इन्वायरमेंट का पार्ट है। अर्थ के बाहर जो आपको इन्वायरमेंट दिखाई देता है, जिसमें आपकी ओजोन गैस और ये सारी गैसेस रहती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, थ्रेसोस्फीयर, वे सारे, मेजोस्फीयर, वे सारी आपकी इन्वायरमेंट का पार्ट है। फिर बात आती है जो आपका इन्वायरमेंट है, ये वर्ड आया था फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब है इन्विरोनर। इसका मतलब क्या होता है इन्विरोनर का? टू सराउंड का मतलब क्या, जो हमारे आसपास जो चीज़ है वो सारी इन्वायरमेंट है, जो हमें सराउंड करती है वो इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इन्वायरमेंट जो आपका वर्ड है वो आया था आपका फ्रेंच वर्ड से। इकोलॉजी जो आपका वर्ड है वो आया था ग्रीक वर्ड से। इकोलॉजी वर्ड दिया था आपका अर्नेस्ट हैक्कल ने। कब दिया था? 1869 में। और इसी तरह से ये आपने देख लिया, आपको पता इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो ये तो आपको बेसिक पता होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम वॉज डिफाइंड बाय आर्थर ट्रांसली। इकोसिस्टम आपका किसने डिफाइन किया? इकोसिस्टम आपका डिफाइन किया आर्थर ट्रांसली ने। कब? 1935 में। उन्होंने क्या बोला आर्थर ट्रांसली ने इकोसिस्टम के बारे में? उन्होंने कहा इकोसिस्टम इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड नॉन लिविंग। जो आपकी इकोसिस्टम है वो क्या है? एक सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी है। वो जिसमें जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग है या कोई और एनिमल है, वो मर गया, उसके बाद क्या होगा? जला दोगे तो वो हवा में चला जाएगा, दबा दोगे तो उसको मतलब बैक्टीरिया वगैरह उसको गला देंगे, तो वो फिर वो नया स्वरूप चेंज कर लेगा उसकी बॉडी, है ना। ये माना जाता है जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो अर्थ है, जो यूनिवर्स है, उसमें जितना वेट है वो एज इट इज ही है, बस उसका रूप चेंज होता है। मान लो इंसान मर जाता है तो मान लो एक इंसान में 70 kg वेट मान लो ऑन एंड एवरेज, तो वो मर जाएगा तो उसके जो
मरने के बाद जो उसका वेट जो ट्रांसफ़र होगा, मान लो वो धुआं बनेगा तो धुआं जितना बना उसकी जो राख जितनी रहेगी वो टोटल मिलाओगे 70 किलो बनेगी। इसी तरह से अगर उसका कोई और फॉर्मेट में जाएगा तो भी वो उसका जो वेट है, एनर्जी चेंज होती है एक से दूसरे में, वो बस स्वरूप चेंज होता है उसका। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ये आपका इकोसिस्टम किसने डिफाइन किया? इकोसिस्टम डिफाइन किया अर्थात ट्रांसली ने। इकोसिस्टम क्या बताया इन्होंने? ये तो एक तो सेल्फ रेगुलेटरी है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। ठीक है जी, सेल्फ रेगुलेटिंग है। दूसरा क्या है, इसमें इंटरेक्शन है। इकोसिस्टम में इंटरेक्शन किसके बीच में? लिविंग प्लस नॉन लिविंग, उन दोनों का आपस में क्या इंटरेक्शन है वो सारा आपका इकोसिस्टम में आएगा। इकोसिस्टम हो गया आपका, इन्वायरमेंट का मीनिंग हो गया। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, अभी ये थोड़ा थोड़ा और आगे चलेगा, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी इसमें आगे चल के, कोई टेंशन की बात है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है वेदर। अब जो वेदर है वो क्या होता है? वेदर इज शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है आपका, उसकी जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है वो वेदर है। उसमें वेदर इज ए शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन टाइम एंड प्लेस। एक गिवन टाइम पे और एक गिवन प्लेस पे जो एटमॉस्फेयर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो शॉर्ट टर्म है, वो आपका वेदर है। मान लो कितना टेम्परेचर, किसी जगह पे कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना रेनफॉल है, वो सारा वेदर में आएगा। एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी, कितनी सनशाइन है, कितना क्लाउड कवर है, कितनी विंड है, किस तरह की विंड है, कितनी विंड है, एक गिवन टाइम एंड प्लेस पे वो आपकी जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है वो वेदर है। जैसे वेदर रिपोर्ट हम देखते हैं डेली, आज ये आपके वेदर में चेंज। वेदर रिपोर्ट आप कभी देखते हो न्यूज़पेपर वगैरह में, प्लस टीवी पे डेली आता है कि वेदर में ये हो सकता है, आज बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है। वो सारी जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी रहती है वो सुबह से शाम की एक्सपेक्टेशन बताती है, अगले दिन की एक्सपेक्टेशन बताती है। जो शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है वो है आपकी वेदर। फिर आता है आपके पास क्लाइमेट। जो आपका वेदर एवरेज वेदर है लॉन्ग टर्म में, वो आपका बन जाएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट की सबसे आसान डेफिनेशन है एवरेज वेदर इन लॉन्ग टर्म इज क्लाइमेट। जो आपका क्लाइमेट, जो एवरेज वेदर आपका लॉन्ग टर्म में है वो आपका क्लाइमेट है। अब लॉन्ग टर्म में आप में क्या क्या चीज़ें, जो आपका लॉन्ग टर्म में प्रेशर है क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, रेनफॉल क्या है, सनशाइन क्या है, तो वो सारी चीज़ें तो हम इसी हिसाब से तो बताते हैं कि ये ठंडा एरिया है, ये गर्म एरिया है, ये इस तरह का एरिया है, इस यहाँ का वेदर कोल्ड है, यहाँ का वेदर टेम्परेट है, यहाँ का ट्रॉपिकल है। वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं? हम वहाँ की जो एवरेज जो वेदर है उसके बेस पे डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है क्लाइमेट जोन। तो एक बार हम क्लाइमेट जोन्स और देख लेते हैं। क्लाइमेट हमने वेदर देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, फिर क्लाइमेट जोन पे चलते हैं। अब हमारे पास आता है क्लाइमेट जोन। क्लाइमेट जोन क्या होते हैं? क्लाइमेट जोन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द मीन टेम्परेचर। जो भी हमने देखा था, जो मीन टेम्परेचर है, लैटिट्यूड के हिसाब से जो मीन टेम्परेचर है उनमें जो चेंजेज आता है उसको आप बोलोगे क्लाइमेट जोन। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई लैटिट्यूड क्या होता है। और फिर दूसरा है मीन टेम्परेचर। हमने इससे पहले टेम्परेचर देखा था। फिर और मीन जो टेम्परेचर है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना उस टाइम पे जो टेम्परेचर है उसका जो मीन टेम्परेचर कितना रहेगा, मान लो 6 महीने में, साल में, उनका जो मीन कितना टेम्परेचर रहता है ऑन एंड एवरेज, वो जो टेम्परेचर है उस लैटिट्यूड के हिसाब से। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड जो आपका भी आपको जो अर्थ दिखाई दे रही है, ये जो आपकी अर्थ है, ये जो अर्थ है, इसके साथ साथ ये जो लाइन, जो पैरेलल जो लाइन जा रही है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ये जो पैरेलल लाइन है ये है आपके लैटिट्यूड।
इनके हिसाब से अर्थ का ये जो लाइन है, जो लैटिट्यूड है, ये खाली इमेजिनेशन बेसिस है। तो आपका जो 20 डिग्री तक रहेगा वो ट्रॉपिकल रहेगा। 0 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ, 0 से 20 डिग्री नॉर्थ साउथ आपका रहेगा ट्रॉपिकल। 20 से 40 डिग्री नॉर्थ साउथ सब ट्रॉपिकल। 40 से 60 डिग्री नॉर्थ साउथ आपका ट्रॉपिकल टेम्परेट। और उसके बाद आपका आएगा आर्टिक। आर्टिक ऊपर जाओगे तो नॉर्थ में आर्टिक, साउथ में जाओगे तो अंटार्कटिक। पोल जो रीजन का जो टेम्परेचर रहता है वो आपका क्लाइमेट जोन इस तरह से बनते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट आता है माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट क्या रहता है कि ये जो क्लाइमेट कंडीशन है ये एवरेज बता रहा है, तो लेकिन किसी पर्टिकुलर एरिया में थोड़ा बहुत डिफर करता है। उसको मेजर करते हैं। जैसे मान लो मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, दिल्ली में रह रहा हूँ, मान लो दिल्ली में ही कोई पर्टिकुलर जगह ऐसी है जहाँ का टेम्परेचर दिल्ली से डिफरेंस करता है, तो उसको वो जो लोकल टेम्परेचर है उसको माइक्रो क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे बेंगलोर का टेम्परेचर उसके आसपास के जो एरिया उसके टेम्परेचर से अलग है, ऊटी का टेम्परेचर उसके आसपास के एरिया से अलग है, तो वो है माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। अब यहाँ पे आपको जो समझने की बात है, एक तो ये है लैटिट्यूड, आपको पता चल गया लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड इमेजिनेशन खाली इमेजिनरी लाइन है, पैरेलल लाइन है जो अर्थ को डिवाइड करती हैं, जिसके बेसिस पे आप अर्थ को पार्ट्स में डिवाइड करते हो। जो 0 डिग्री है उसको इक्वेटर बोलते हैं, उसके बाद जो 20 डिग्री है उसको ट्रॉपिकल, उसके बाद 40 डिग्री को सब ट्रॉपिकल, 60 डिग्री को आप टेम्परेट, और जो उसके बाद जो आएगा आपका 60 से 80 के बीच का जो है उसको आप बोलोगे आर्टिक और अंटार्कटिक। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारे पास 23 डिग्री जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। उसके बाद जो साउथ में है जो 33 डिग्री पे, उसको हम बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। अब ये 23 और ये 23 नॉर्थ साउथ क्या है, ये इसलिए है अर्थ जो अपने एक्सिस पे टिल्ट करती है। जैसे ये मान लो अर्थ है, सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ जो हम बेसिक पढ़ते आते हैं कि अर्थ राउंड है, ये झूठ है, अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ जियोड है। राउंड और जियोड में फ़र्क क्या रहता है, जो राउंड होती है वो बिल्कुल राउंड है, जियोड में ये बल्ज है अपने इक्वेटर पे। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो अर्थ जियोड है। तो अर्थ जियोड है प्लस टिल्ट है अपने एक्सिस पे। टिल्ट कितनी है, 23.5 डिग्री टिल्ट है। उसी बेसिस पे आपके जो सीजन और जो बनते हैं अर्थ पे, इसीलिए बनते हैं, वेरिएशन ऑफ सीजन जो है वो इसी वजह से हुआ अर्थ पे। जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ पे कई जगह, हमने सुना भी रहता है बचपन में कि अर्थ पे बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहता है, वो सही है। वो इसी वजह से कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है। तो अगर आप नॉर्थ पोल जाओगे, साउथ पोल जाओगे, तो वहाँ पे 6 महीने आपको धूप मिलेगी, 6 महीने आपको सर्दी मिलेगी, सॉरी 6 महीने धूप मिलेगी, मतलब 6 महीने आपको 24 घंटे सन दिखाई देगा, 6 महीने आपको नहीं दिखाई देगा, ये है। और जैसे मिड नाइट ऑफ सन नॉर्वे को इसीलिए बोलते हैं कि वो नॉर्वे जो है उधर रात को 12 बजे भी सन दिखाई दे जाता है। क्यों दिखाई दे जाता है, कि टाइम तो चेंज हो गया लेकिन वो पोलर रीजन के आसपास आता है, इसलिए। तो ये वाला कुछ पोर्शन हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है स्फीयर ऑफ अर्थ। अर्थ के जो स्फीयर हैं वो कितने स्फीयर हैं, अर्थ के जो स्फीयर हैं बेसिकली 4 स्फीयर हैं। हम पहले 3 मानते थे, आज के दिन ये 4 माने जाते। पहले मेनली जो 3 माने जाते थे वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब इन्वायरमेंट में बायोस्फीयर भी आप लेके चलते हो, ठीक है जी। अब बात करें हम लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर का मतलब होता है लिथो का मतलब होता है सोइल। तो सोइल से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, जो अर्थ पे जितना टेरेस्ट्रियल दिखाई देता है, जितनी जो लैंड दिखाई देती है जिसमें माउंट वगैरह सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जिसमें सॉलिड, इनऑर्गेनिक, कंपोज ऑफ मिनरल्स का जो कंपोजिशन है, जिसमें मिट्टी या फिर जितने भी पत्थर, जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी लिथोस्फीयर में आ जाएंगी। अर्थ पे 29% हिस्सा आपका पानी है, सॉरी वो टेरेस्ट्रियल है, और 71% आपका वाटर है। जो 29% जो हिस्सा है वो आपका
क्या है, वो आपका लिथोस्फीयर है। फिर आपका हाइड्रो आता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। अब इसमें ओशन, रिवर, लेक, मॉइस्चर, ये सारा आपका हाइड्रोस्फीयर में आता है। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या आएगा, जो गैसेज हैं, जो गैसेज सराउंडिंग ऑफ अर्थ हैं, जिन गैसेज ने अर्थ को सराउंड कर रखा है, वो आपका एटमॉस्फेयर है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई नहीं, आगे चल के हम इसको और भी देखेंगे। फिर हमारे पास आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है लाइफ। लाइफ कौन सी लाइफ, अगर आप लिथोस्फीयर पे हो तो 3 मीटर नीचे लिथोस्फीयर के और 30 मीटर ऊपर, वो सारी जितनी भी लाइफ है वो आपकी आएगी, वो सारी आपकी आएगी इसमें बायोस्फीयर में। अगर आप ओशन में हैं, सी में हैं, तो 30 मीटर ऊपर और 200 मीटर बिलो, तो वो सारी आपकी आएगी इसमें टेरेस्ट्रियल, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास आता है पीपल एंड इन्वायरमेंट। पीपल एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो ये जो पीपल हैं उन पे इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है, या पीपल का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है, वो हम इसमें देखते हैं। नेटिलिटी क्या, ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ ये आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके नेट के एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नेटिलिटी, नेटिलिटी का मतलब क्या होता है, बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है, मान लो किसी भी पॉपुलेशन में ये एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी न्यू बेबी बोर्न होते हैं, उस पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे या नंबर, तो उसकी जो बर्थ रेट निकल के आ जाएगी। 1000 से करें या 100 से करें या 1 लाख से करें, तो वो आप बर्थ रेट उस हिसाब से फिर उसमें मेंशन कर दोगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में इस 1 किलोमीटर में 1000 पे इतनी ग्रोथ हो रही है। मोर्टेलिटी इसी तरह से, मोर्टेलिटी कि नए बोर्न बेबी हुए या ये ओल्ड एज थे, इनमें से इतने लाख में इतने, इस एरिया में इतने साल में इतना टाइम में इतने लोगों की डेथ हो रही है, तो ये जो डेथ रेट है वो आ जाएगी। इसी तरह से बर्थ रेट आती है। फिर आता है आपका पॉपुलेशन डिस्पर्सल। पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या होता है, ये 3 तरह से होता है आपका। एक तो इमिग्रेशन, फिर इमिग्रेशन, फिर होता है माइग्रेशन। ये जो इमिग्रेशन है इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये वाला इमिग्रेशन कई बार सुना होगा कि आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के जो वीज़ा है वो इमिग्रेशन वीज़ा ऑन अराइवल, और उस टाइम पे इमिग्रेशन। जब कोई पॉपुलेशन कहीं जाती है तो जो मान लो इंडिया में कोई फ्रांस का आदमी आके रहने के लिए आ रहा है, या फिर कोई नेपाल भूटान का आदमी रहने के लिए आ रहा है, तो वो है इमिग्रेंट, वो है इमिग्रेंट। जैसे मान लो दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में जो बिहार के जो लोग आते हैं वो आते हैं इमिग्रेशन के थ्रू। अगर कोई लोग, जो लोग जा रहे हैं उसके लिए यूज होगा इमिग्रेशन। अब जो जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ के लिए यूज होगा ये वाला इमिग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, जो एक जाना आना है, जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, डिस्पर्सल हो रहा है, वो है माइग्रेशन। उसके बाद है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 3 तरह से एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो प्री प्रोडक्टिव, एक रिप्रोडक्टिव, एक पोस्ट प्रोडक्टिव। प्री प्रोडक्टिव क्या होता है, जब मान लो जो पॉपुलेशन न्यू बेबी पैदा नहीं कर सकती, वो उस स्टेज में जब रहता है तो उसको आप प्री प्रोडक्टिव बोलेंगे। मेन तो ये है। अगर मान लो कहीं अलग अलग कंट्री में इसकी अलग अलग मीनिंग रहते हैं, मान लो कहीं 16 साल है, कहीं 18 साल है, कहीं 14-15 साल है, तो आप ये मान के चलो प्री प्रोडक्टिव का मतलब है जो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो जो मतलब न्यू लाइफ पैदा नहीं कर सकते, वो है आपकी प्रो प्रोडक्टिव। ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव का मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो है रिप्रोडक्टिव। फिर पोस्ट प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि जो ओल्ड एज हैं, जो पोस्ट प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो है पोस्ट प्रोडक्टिव। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है, क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि एक नंबर ऑफ, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन है उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी ग्रोथ हुई, वो है आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ। और वो किस रेट से हुई,
वो है आपकी ग्रोथ रेट। इस पॉपुलेशन, मान लो एक एरिया में 1000 पॉपुलेशन थी, वहाँ पे एक साल में 10 नए बच्चे पैदा हुए, तो हम उससे डिवाइड करेंगे तो 1% इसकी पर एनम ग्रोथ है। तो ये इसकी इस तरह से ग्रोथ रेट इसकी मेजर की जाएगी। तो नेटलिटी बर्थ, मोर्टेलिटी डेथ, डिस्पर्सल इमिग्रेशन एंड माइग्रेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रोडक्टिव पोस्ट प्रोडक्टिव, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये आपका थोड़ा सा इसमें पीपल एंड इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन था। हम अब थोड़ा सा और इसको आगे स्टडी करते हैं। अब हमारे पास आता है डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट क्या है? डेवलपमेंट जो यहाँ वर्ड है इस यूनिट में, उसका मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट से। और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट है जो डेवलपमेंट आपकी डिपेंडेंसी से ऑटोनोमी की तरफ आपको लेके जाती है, वो है आपका डेवलपमेंट। सिंपल वर्ड में जो चीज़ आपको ह्यूमन बीइंग को डिपेंडेंसी से ऑटोनोमी की तरफ लेके जाती है, वो है आपका डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट इसमें देखें तो इसका क्या मतलब है? डेवलपमेंट रेफर्स to the biological and physiological changes that occur in human beings between birth and end of adolescent period as an individual progress। देखो यहाँ पे कुछ बातें हैं। एक तो कोई ह्यूमन बीइंग है, आदमी है, जानवर है, कोई भी है, उसमें उसके जन्म से लेके और उसका जो एडोलसेंट पीरियड होता है वहाँ तक। एडोलसेंट पीरियड का मतलब वो है कि जहाँ वो प्री प्रोडक्टिव से पोस्ट प्रोडक्टिव में जाता है, उस पीरियड तक जो प्रोग्रेस होती है, जो उसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करती है और इंक्रीजिंग उसकी ऑटोनोमी को बढ़ाती है, वो आपकी डेवलपमेंट है। वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो आपकी फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। तो डेवलपमेंट आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने देखा कि डेवलपमेंट का मेनली जो यहाँ पे मीनिंग है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से है। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसे ही चाइल्ड का बर्थ होता है वहाँ से लेके और जैसे ही वो एडोलसेंट होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है, वहाँ तक उसमें जो ग्रोथ होती है, जो उसकी डिपेंडेंसी से उसको ऑटोनॉमी में लेके जाती है, वो सारी चीज़ आपकी डेवलपमेंट में इंक्लूड होगी। मेन चीज़ ये है कि एक इंडिविजुअल की जो प्रोग्रेस है, जो उसको डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी में लेके जाएगी, वो आपकी डेवलपमेंट है। ठीक है जी। उसमें उसकी सारी चीज़ें इंक्लूड है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे जो उसमें, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। अब डेवलपमेंट किस तरह का डेवलपमेंट होता है? डेवलपमेंट की अलग अलग डेफिनेशंस रहती हैं। कोई WHO अलग बोलेगा, हेल्थ और वर्ल्ड बैंक अलग बोलेगा, IMF अलग बोलेगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अलग बोलेगा। तो आइडियल डेफिनेशन इसकी क्या है? आइडियल डेफिनेशन कोई नहीं है। आइडियल डेफिनेशन यही है कि जो इंडिविजुअल की जो प्रोग्रेस है, वो जो उसकी डिपेंडेंसी से उसको ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाती है, वो आपकी डेवलपमेंट है। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो वो हम देख लेते हैं। अब जो आपका डेवलपमेंट है या जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें 4 चीज़ें इंक्लूड है। प्रोडक्टिविटी, जब वो ऑटोनॉमी की तरफ जाएगा तो उसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी आएगी। उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। डेवलपमेंट तभी है कि आप किसी को सप्रेशन कर देते हो, किसी को बोलते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन वगैरह, ये सारी चीज़, तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है जी। फिर सस्टेनेबिलिटी, डेवलपमेंट ये नहीं कि एक साल तो अब आदमी की इनकम 10 गुना हो गई, अगले 10 सालों तक कोई इनकम ही नहीं है, वो भी आपकी सस्टेनेबल होनी चाहिए। फिर है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है, एम्पावरमेंट होना चाहिए सबका इन द सेंस, ये लेडीज़ का इम्पार्ट होना चाहिए, वीमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, जेंट्स का भी इम्पार्ट होना चाहिए, बच्चों का भी इम्पावरमेंट होना चाहिए, ओल्ड एज का भी इम्पावरमेंट होना चाहिए। और वो जो आपका एम्पावरमेंट है सस्टेनेबल होना चाहिए, उसके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी भी उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोडक्टिविटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट।
अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो यूएन का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं, इसका मीनिंग और देख लेते हैं क्या कहता है डेवलपमेंट का मीनिंग। ह्यूमन डेवलपमेंट यूएन का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके हिसाब से इसका मीनिंग डेवलपमेंट का क्या है वो और हम देख लेते हैं। अब ये जो क्या बोलता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई के हिसाब से है एवरेज अचीवमेंट इन 3 डायमेंशन। वो 3 डायमेंशन कौन सी हैं, ये और ये। इन 3 डायमेंशन में जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जनरली 1 ईयर रहता है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है उसको जो मेजर किया जाएगा वो डेवलपमेंट जो माना जाएगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हमारी जो गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो लगातार गिरता जा रहा है। आप डेवलपिंग से अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में जा रहे हो। तो इसमें 3 जो डायमेंशन है, एक तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ कहाँ से मेजर की जाएगी, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ यहाँ से मेजर की जाएगी कि जब किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस टाइम पे डिसाइड की जाती है कि इसकी एज कितनी रहेगी। वो कैसे डिसाइड की जाती है, वो डिसाइड की जाती है कि वहाँ पे एवरेज आदमी कितनी ईयर जी रहा है। तो बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो उसी हिसाब से उसकी मेजर की जाएगी कि यहाँ पे पैदा हुआ तो इतने साल तक तो एवरेज ये जिएगा। अगर अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो एवरेज एज कम रहेगी, अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो एवरेज एज ज़्यादा रहेगी। सबसे ज़्यादा एवरेज एज आपकी जापान में है और सबसे कम आपकी नाइजीरिया में है। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन 2 तरह की रहती है आपकी। एक तो जो आप एडोलसेंट से पहले एजुकेशन लेते हो जो बेसिक एजुकेशन है वो, दूसरा है जो ओल्ड एज को आप एजुकेशन देते हो वो, जिनकी एज 25 के पार है, वो जो पढ़े लिखे नहीं है उनको जो आप एजुकेशन देते हो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा, इस तरह से वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से दोनों ये जिनकी 18 से कम एज है उनको आप एजुकेशन दे रहे हो, जिसकी ज़्यादा है उनको जो एजुकेशन दे रहे हो बेसिक एजुकेशन, वो चीज़ें आपकी आएंगी। ठीक है जी। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो आप उनको दोगे। बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेजर किया जाएगा कि भाई पर कैपिटा आप $1 के हिसाब से कितना खर्च कर पा रहे हैं वो लोग, तो वो उसको उस हिसाब से मेजर करेंगे। अब ये 3 आपने डायमेंशन देखी, 3 आपने पार्ट देखे जिनके बेसिस पे आप मेजर करोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मैंने एक इकोनॉमिक्स का अलग से इसका चैप्टर बना रखा है, एक 1.5 घंटे का वीडियो, आप उसको देख सकते हो। उसमें आपको ये एचडीआई पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें मैं ये जो तीनों डायमेंशन है आप, एक तो ये डायमेंशन आपकी मैथमेटिकल नहीं है कि मतलब क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है इसमें कई चीज़ें। तो फिर उनको आप कैसे मेजर करोगे, फिर इसके लिए आप जियोमेट्रिक मीन से इसको कैलकुलेट करते हैं, किसको कितनी वेटेज दी जाएगी, फिर उसको जियोमेट्रिक मीन के थ्रू इसकी एक वैल्यू निकाली जाती है। उसमें जो फिर आपका नंबर आता है उसमें आप फिर एक नंबर। अगर बात करें हम तो स्वीडन है, जो स्कैंडियन जो कंट्रीज जो रहती हैं जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वगैरह रहता है, उनकी रैंकिंग हायर रहती है सिंगापुर वगैरह की। और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ रहती है उनकी लोअर रहती है, एशियन कंट्रीज़ की भी लोअर ही रहती है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की और भी कम रहती है, जैसे हमारे इंडिया और जो लाओस, म्यांमार वगैरह, इनमें ये सारे। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम इसमें यही देखते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई और क्वेरी तो आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई इसमें आपको लगता है कि ये वाला पॉइंट और डिस्कस होना चाहिए था तो मैं एक वीडियो और बना के डिस्कस कर दूंगा। मेरे हिसाब से ये वाला कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम जो देखेंगे अगला उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।